हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे। इसका नेम है कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन, जो कि सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 5 है। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल ओवरव्यू दूं कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन के बारे में, कि जब हमारे पास कोई पेशेंट जो इन्फेक्शियस डिजीज के साथ हो और वो डिजीज किसी दूसरे पेशेंट में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या एक हेल्थी पर्सन को ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो इस ट्रांसमिशन को बचाने के लिए जब हम उस डिजीज पर्सन को सेपरेट करते हैं, इस कंसेप्ट को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। तो आज की इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि आइसोलेशन किसे कहते हैं, वो कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं जो हमने आइसोलेशन में लेने होंगे, ताकि वो पर्सन जिस डिजीज के साथ हैं वो डिजीज हेल्थ केयर प्रोवाइडर में किसी दूसरे पेशेंट को या हेल्थी पर्सन को ट्रांसमिट ना हो। इसके साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को भी हम मेंशन करेंगे, ताकि आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट यूनिट कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन को। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर हाफिज अहमद लुबाब खटक ने। तो फर्स्ट स्लाइड हमारे पास आइसोलेशन के कुछ डिफिनीशंस हैं, जिससे आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा आइसोलेशन के बारे में। सबसे पहली लाइन जो हमारे पास है कि सेपरेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पेशेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड आइसोलेशन। कि जब हम सेपरेशन करते हैं किसकी, इन्फेक्टेड पेशेंट की अदर मेंबर ऑफ अ सोसाइटी से, और हमारा मकसद क्या होता है, ताकि स्प्रेड ऑफ डिजीज ना हो, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। कि जब हम इन्फेक्टेड पेशेंट को सेपरेट करते हैं अदर मेंबर ऑफ अ सोसाइटी से, ताकि उस पर्सन का डिजीज स्प्रेड ना हो, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं आइसोलेशन। सेकेंड डिफिनीशन है कि isolation is the separation of patient from contact with other in order to control the spread of infectious or communicable disease। कि isolation हमारे पास separation है पेशेंट का और लोगों से, ताकि हमारे पास इन्फेक्शन या कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड ना हो। उसके स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए जब हम एक पेशेंट को सेपरेट करते हैं, इसको भी आइसोलेशन कहते हैं। थर्ड जो हमारे पास डिफिनीशन है, द सेपरेशन ऑफ पर्सन विद इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम कंटेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। कि जब हम इन्फेक्शियस डिजीज के साथ एक पर्सन है, उसको हम सेपरेट करते हैं और ह्यूमन बीइंग से, कितने टाइम तक, कम्युनिकेबिलिटी, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी तक। क्या मतलब कि उस टाइम तक कि जिस टाइम तक ये मरीज अपनी डिजीज दूसरे पेशेंट में कम्युनिकेट कर सकता है, या उस मरीज को जो डिजीज है वो दूसरे मरीज में ट्रांसफर हो सकती है, कम्युनिकेट हो सकती है, तो उस वक्त तक हमने उस मरीज को जब सेपरेट रखते हैं, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। तो इस स्लाइड से आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि आइसोलेशन किसे कहते हैं। अब हमारे पास आइसोलेशन की डिफिनीशन है जो किसने की है, सीडीसी ने, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, जो कि हमारे पास डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो आइसोलेशन की डिफिनीशन की है, तो वो क्या है कि आइसोलेशन इज द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग अ सिक इंडिविजुअल विद कंटीजियस डिजीज। देखो, सिक इंडिविजुअल विद कंटीजियस डिजीज, जब हम
सिक इंडिविजुअल, बीमार पर्सन है जिसको कंटीजियस डिजीज है, कंटीजियस मतलब स्प्रेड होने वाली ऐसी डिजीज जिसमें ये एबिलिटी हो कि दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट हो, अगर इस तरह के डिजीज पर्सन जो कि कंटीजियस डिजीज है, कंटीजियस डिजीज के साथ है, जब हम उसको सेपरेट करते हैं किससे, फ्रॉम हेल्थी इंडिविजुअल विदाउट कंटीजियस डिजीज, एक हेल्थी इंडिविजुअल से जिसको वो डिजीज ना हो या उसी तरह डिजीज ना हो। मकसद क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिजीज, in order to protect the जनरल पब्लिक फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ कंटीजियस डिजीज, ताकि हमारे पास जनरल पब्लिक जो है वो उस डिजीज से बचा रहे, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। मैं फिर से बता दूं कि जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है उन्होंने आइसोलेशन की जो डिफिनीशन की है तो वो इस तरह है कि जब हम सिक इंडिविजुअल जो कि कंटीजियस डिजीज के साथ है, जब हम उसको सेपरेट करते हैं एक हेल्थी इंडिविजुअल से जिसको वो डिजीज ना हो, ताकि हमारे पास जो हेल्थी लोग हैं या जो पब्लिक है उसमें वो डिजीज स्प्रेड ना हो, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। सही है, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, एज इज इट आपने ये डिफिनीशन याद रखनी है जो सीडीसी की है। अब एक और डिफिनीशन भी है कि आइसोलेशन रेफर टू द प्रिकॉशंस दैट आर टेकन in hospital to prevent the spread of infectious agent from an infected or colonized patient to susceptible person। जब हम क्या करते हैं वो प्रिकॉशन कहते हैं एहतियाती तदाबीर को, वो एहतियाती तदाबीर जब हम लेते हैं किसी ऐसे पेशेंट के लिए जिसको इन्फेक्शियस डिजीज हो, ताकि ये इन्फेक्शियस डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन या कॉलोनाइज्ड पेशेंट जिसमें वो डिजीज एजेंट काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, ताकि वो इन्फेक्शियस एजेंट इन्फेक्टेड पर्सन से एक ऐसे मरीज में या पर्सन में ना चला जाए जिसमें वो डिजीज खास कर सके। तो इसको रोकने के लिए जो हम प्रिकॉशन लेते हैं इसको भी आइसोलेशन कहते हैं। क्योंकि आइसोलेशन में हम आगे पढ़ेंगे उसमें सिर्फ मरीज को सेपरेट करना नहीं होता, बल्कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसने प्रिकॉशन भी लेने होते हैं ताकि डिजीज आपके पास ट्रांसमिट ना हो, स्प्रेड ना हो। अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोलेशन की ज़रूरत क्या है, तो कुछ तो मैंने पहले बता भी दिया कि डिजीज़ के ट्रांसमिट को या उसके स्प्रेड को रोकने के लिए हम सेपरेशन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। तो यहाँ पे नीड ऑफ आइसोलेशन में लिखा है कि आइसोलेशन एम्ड कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले तो किसी इन्फेक्शन के स्प्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेशन की तरफ जाते हैं। सेकंड, आइसोलेशन प्रिकॉशन आर डिजाइन्ड टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल बाय यूजिंग अपडेटेड एंड स्किल टेक्नोलॉजी। आइसोलेशन प्रिकॉशन ऐसे हम डिज़ाइन करते हैं ताकि इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन हमारे पास कम हो। तो वो क्या हमारे पास आइसोलेशन प्रिकॉशन से आगे आएंगे कि हम वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर रखेंगे, हैंड हाइजीन का ख्याल रखेंगे, गाउन पहनेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गया, तो ये सारे आइसोलेशन प्रिकॉशन हैं। आइसोलेशन हेल्प टू प्रोटेक्ट पेशेंट, फैमिली मेंबर, विजिटर एंड हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। देखो, अगर मरीज मेरे साथ इन्फेक्शन के साथ हैं और मैं आइसोलेशन प्रिकॉशन लेता हूं, पेशेंट को आइसोलेशन में रखता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं फैमिली मेंबर्स को, विजिटर को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को और बाकी जो हमारे पास और पेशेंट है उनको मैं क्या करता हूं, उनको मैं बचाता हूं, प्रोटेक्ट करता हूं उस इन्फेक्शन से जो उस आइसोलेटेड पेशेंट को हुआ है और उससे ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये भी एक नीड है। इसके बाद, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग सर्टन इन्फेक्शंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जर्म्स टू अदर
पेशेंट एंड स्टाफ। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात की हुई है, एमसीक्यूज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आइसोलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास सर्टन इन्फेक्शन स्टाफ और पेशेंट को ट्रांसमिट ना हो। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जर्म्स। देखो हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो किसी भी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो सकते हमारे पास, जो क्योंकि वो जर्म्स जो है उन्होंने अपने में खुद में ऐसी म्यूटेशन की है कि उनकी इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करने के लिए अभी तक कोई एंटीबायोटिक नहीं बने। तो अगर इस तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जर्म्स या ऐसा इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को है तो उसको भी हमने क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा ताकि उसका वो डिजीज एजेंट या जर्म्स किसी दूसरे पेशेंट या स्टाफ में ट्रांसफर ना हो, ट्रांसमिट ना हो। इसके बाद टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन इफ दे हैव वीक इम्यून सिस्टम ड्यू टू सर्टन डिजीज। देखो जरूरी नहीं है कि हर दफा हमने इन्फेक्टेड पेशेंट को क्या करना होगा, आइसोलेट रखना होगा। अब अगर वार्ड में मेरे पास एक ऐसा पेशेंट है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है या उसने कोई आर्गन डोनेट किया है जिसकी वजह से वो इम्यूनो सप्रेसेंट ले रहा है या किसी और वजह से अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है और उस इम्यून सिस्टम वीक वाले पेशेंट को हम आइसोलेट रखते हैं ताकि बाकी वार्ड में जो मरीज हैं उनका इन्फेक्शन इसको ना हो, तो इसलिए भी हम आइसोलेशन करते हैं कि एक मरीज को बाकी इन्फेक्शन से बचाने के लिए जब हम उसको अलहदा करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, इसको भी आइसोलेशन कहते हैं। इसकी सिंपल मिसाल दूं, अगर हमारे पास एक वार्ड है जिसमें 10 मरीज टीबी के हैं लेकिन एक पेशेंट ऐसा है जिसको सिंपल नमूनिया है। अब नमूनिया वाले पेशेंट को मैं आइसोलेट कर लेता हूं और मेरा मकसद ये होता है कि ऐसा ना हो इसको टीबी इन्फेक्शन हो जाए, तो इस यहाँ पे भी हम आइसोलेशन करते हैं एक मरीज को बाकी इन्फेक्शन से बचाने के लिए। जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो उसको भी हम आइसोलेशन कहते हैं और ये भी एक नीड है आइसोलेशन का। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ की पॉइंट्स जो हैं डिस्कस हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट एंड पेशेंट टू स्टाफ। ये तो सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन वार्ड में अगर मरीज है तो एक मरीज से दूसरे मरीज में भी ट्रांसमिट हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, और मरीज से हेल्थ केयर प्रोवाइडर या नर्स में भी आ सकता है और मरीज से उसके अटेंडेंट में भी जा सकता है जो उसकी केयर करते हैं। आइसोलेशन प्रिकॉशन कैन रिड्यूस ट्रांसमिशन डिक्रीजिंग द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब। तो जो आइसोलेशन प्रिकॉशंस हैं, जो आइसोलेशन तदाबीर हैं, एहतियाती तदाबीर जो आगे आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो इस ट्रांसमिशन को रिड्यूस करते हैं, वो इस स्प्रेड को रिड्यूस करते हैं ताकि मरीज से वो डिजीज एजेंट या वो इन्फेक्शन स्टाफ में ट्रांसमिट ना हो, मरीज से वो इन्फेक्शन उसके अपने है अटेंडेंट या फैमिली मेंबर में ट्रांसमिट ना हो। तो इसको रोकने के लिए हम आइसोलेशन प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। अगर एमसीक्यूज आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेशन प्रिकॉशन क्यों फॉलो होते हैं। अब आइसोलेशन प्रिकॉशन में क्या क्या आता है, इसमें हैंड हाइजीन आता है जो कि हमारे पास हैंड वॉश जो 7 स्टेप्स हैं और ऑलरेडी आप लोगों को मैं प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा भी चुका हूं और पिक्चर के थ्रू दिखा भी चुका हूं। इसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जिसमें मास्क आता है, ग्लव्स आते हैं, गाउन आता है, एप्रॉन आता है, वो भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस में डिटेल के साथ, जो इससे पहले वाला लेक्चर है और वो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है। इसलिए तमाम देखने वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। हमने हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, तो आप YouTube में जाओगे प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में फिर आपको हर सब्जेक्ट के तमाम वीडियोस तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ इजीली मिल जाएंगी। सही है।
तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके बाद सिंगल रूम, जब हमने आइसोलेट रखा है तो लाजमी बात है एक मरीज को एक रूम में रखना होगा। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए हमारे पास। वेंटिलेशन इसलिए ताकि वहां पे एग्रीगेशन ना हो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ताकि ताज़ा एयर उस पेशेंट के रूम में आ सके। सही है। और लास्ट क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, और हमने मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट रखना है। क्या मतलब, ऐसा नहीं कि हर 1 मिनट बाद हम अंदर आते जाएं, नहीं, ज़रूरत के मुताबिक हमने अंदर जाके पेशेंट को अटेंड करना है। हर अटेंडेंट को हमने अंदर नहीं छोड़ना, हमने पेशेंट की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट रखनी है। उसको हमने ये नहीं कहना कि जी आप आओ वार्ड में घूमो फिरो, नहीं, ये इस चीज़ से हमने उसको मना करना है ताकि हमारे पास जो आइसोलेशन प्रिकॉशन है उसको सही तरीके से हम फॉलो कर सके। तो ये हमारे पास आइसोलेशन प्रिकॉशन है। सही है। आपने एमसीक्यूज के लिए इनको याद रखना है। इसके बाद मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स। जो हमारे पास आइसोलेशन प्रिकॉशन है वो हमने साइन सिम्टम्स के मुताबिक अप्लाई करने हैं। मतलब जो जिस तरह एक डिजीज की शिकायत होते हैं उसी के मुताबिक। मिसाल के तौर पे अगर कांटेक्ट की वजह से एक डिजीज स्प्रेड हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि उस पेशेंट के साथ हम कम से कम कांटेक्ट रखें। तो जो प्रिकॉशन है वो हमने किस तरह फॉलो करने हैं, साइन एंड सिम्टम के हिसाब से। Microorganism causing healthcare associated infections can be spread from infected or colonized patient to other patient and to staff। और वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, तो अगर ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन काज कर सकते हैं तो हमने क्या करना है, तो हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए आइसोलेशन प्रिकॉशन को फॉलो करना होगा ताकि वो इन्फेक्शन बाकी पेशेंट को और नर्सिंग स्टाफ को ना हो, स्प्रेड ना हो उनकी तरफ। Appropriate isolation precaution can reduce transmission if they are applied properly। अगर हम इन आइसोलेशन प्रिकॉशन जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, हैंड वॉश पढ़ा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जिसमें आपके ग्लव्स आते हैं, आपके मास्क आता है, गाउन वगैरह आता है, इसके अलावा हमने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट रखनी है, पेशेंट की वेंटिलेशन प्रॉपर रखनी है और सिंगल रूम प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास आइसोलेटेड प्रिकॉशन थे। जब हम इसको सही से फॉलो करेंगे उतना हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कम होगा, डिजीज ट्रांसमिट नहीं होगी, स्प्रेड नहीं होगी। An isolation precaution policy aim to decrease the spread of infectious agent between staff and patient to such a level that infection or colonization does not occur। और जो आइसोलेशन प्रिकॉशन पॉलिसी है उसका मकसद यही है ताकि हमारे पास वो इन्फेक्शियस एजेंट डिजीज पेशेंट से हेल्थी पर्सन या स्टाफ की तरफ ट्रांसमिट ना हो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एम होगा, मकसद होगा आइसोलेशन प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए। यहाँ पे फिर से रिपीटिशन है, आइसोलेशन प्रिकॉशन में क्या क्या आता है। हैंड हाइजीन हमारे पास आते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो मैंने आपको बता दिया, सिंगल रूम विद मोर और लेस सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पेशेंट एंड स्टाफ। तो ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आपने आइसोलेशन प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। Apply isolation precaution according to sign and symptom of the patient and does not wait for laboratory test। जैसे ही हमारे पास साइन एंड सिम्टम पेशेंट पे अपेयर होते हैं, अब हमने ये वेट नहीं करना कि हम इससे टेस्ट ले फिर वो भिजवा दे फिर लेबॉर्ट्री का रिजल्ट हमारे पास आए, नहीं, डायरेक्ट हमने उस पेशेंट को आइसोलेट रखना है, सेपरेट करना है। क्यों? देखो, अगर हम घंटों वेट करें टेस्ट के रिजल्ट के आने तक, तब तक वो इन्फेक्शन एक हद तक फैल सकता है। इसलिए जैसे ही हमें पेशेंट पे शक हो कि ये इस इन्फेक्शन के साथ है जो कि ट्रांसमिट हो सकता है दूसरे पर्सन को, तो डायरेक्ट हमने इस तरह के पेशेंट को आइसोलेट रखना होगा। चेन ऑफ इन्फेक्शन, तो चेन ऑफ इन्फेक्शन हम कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस यूनिट में डिटेल से पढ़ा चुके हैं। यहां पे मैं आपको सिंपल ओवरव्यू दूं। देखो, चेन कहते हैं एक रिंग को। तो ये इन्फेक्शन किस तरह फैलता है,
तो हमारे पास एक डिजीज पर्सन है जिसके बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट या माइक्रोब्स मौजूद हैं। अब वो पोर्टल ऑफ एग्जिट से उसके बॉडी से निकल जाते हैं, या वो चींक करता है, स्नीजिंग करता है, तो वो उसके माउथ से, नोज से निकल आती है, या उसके बॉडी से फ्लूइड के शक्ल में या ब्लड के शक्ल में निकल आती है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू वो ट्रांसमिट होती है, ट्रेवल करती है, या ईयर के थ्रू आ जाएगी आपके बॉडी तक, या ड्रॉपलेट के थ्रू आ जाएगी, या उसके ब्लड या फ्लूइड आपके हाथ से टच होगा। तो जब उसके थ्रू आ जाती है तो एक ससेप्टेबल पर्सन पे जब वो लग जाती है, नर्सिंग स्टाफ हैं या कोई पेशेंट हैं, और जब लग जाती है उसके बॉडी पे, तो पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू एक हेल्थी पर्सन के बॉडी के अंदर चली जाती है। जब चली जाती है तो उसके बॉडी में डिजीज काज कर लेती है। तो ये एक चेन ऑफ इन्फेक्शन होता है। अब आइसोलेशन का मकसद क्या है? आइसोलेशन का मकसद और आइसोलेशन प्रिकॉशन का मकसद इस चेन को ब्रेक करना है। जब चेन ब्रेक हो जाएगा तो डिजीज हमारे पास ट्रांसमिट नहीं होगी। सही है। आइसोलेशन रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन बिटवीन इन्फेक्शियस एजेंट एंड ससेप्टेबल होस्ट। जो इन्फेक्शियस एजेंट है या पेशेंट है वो, और ससेप्टेबल होस्ट कोई दूसरा पर्सन जिसमें वो इन्फेक्शन हो सकता है हेल्थी पर्सन लेकिन हो सकता है। द इंटरेक्शन occur by mean of contact between agent and the host and is affected by environment। और ये कैसे इंटरेक्शन होता है कि या डायरेक्ट कांटेक्ट से होगा या कोई हमारे पास इन्वायरमेंट के और फैक्टर से, और इन्वायरमेंट इसको इफेक्ट कर सकता है एयर ड्रॉपलेट की वजह से, हमारे पास एयर पार्टिकल्स की वजह से। सही है। डायरेक्ट कांटेक्ट किसी भी वजह से ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। ब्रेकिंग दी chain of infection by interrupting transmission is generally the best way to prevent infection। अब अगर डिजीज पर्सन से उस डिजीज एजेंट के ट्रांसमिशन को हम रोक लेते हैं, इस इन्फेक्शन चेन को हम ब्रेक कर लेते हैं, तो हमारे पास इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। ये चेन ऑफ इन्फेक्शन के कंपोनेंट्स हैं। इन्फेक्शियस एजेंट हमारे पास होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। रिजर्वायर वो डिजीज पर्सन जिसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, अगर डिजीज पर्सन से वो किस तरह निकलते हैं, फ्लूइड के थ्रू निकलते हैं, या वो स्नीजिंग करेगा उसके थ्रू निकलते हैं, या डायरेक्ट टच से निकलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह ये डिजीज एजेंट ट्रांसमिट होगा एक बीमार शख्स से एक हेल्थी पर्सन की तरफ। अब हेल्थी पर्सन की तरफ चला गया या ऐसा पर्सन जो ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल कहते हैं जो सेंसिटिव है, उसमें जब चला गया, अब पोर्टल ऑफ एंट्री होगा, या वो जो है सांस के थ्रू उसको अपने बॉडी के अंदर लेकर जाएगा, या उसके बॉडी में कट लग के वो अंदर जाएगा। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? चेन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। अब आइसोलेशन प्रिकॉशन क्या करते हैं? फोकस ऑन इंटरप्टिंग दिस चेन ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली ट्रांसमिशन। जो आइसोलेशन प्रिकॉशन है वो क्या करता है? वो चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करता है और स्पेशली उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि कंसेप्ट ऑफ जो आइसोलेशन है उसका मेन मकसद चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, और कौन से स्टेप को? मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाले स्टेप को ब्रेक करना। तो ये मेन मकसद है आइसोलेशन का, और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। सही है। और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो है कॉन्टैक्ट्स के साथ भी होते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर आप किसी डिजीज पर्सन से हाथ मिलाते हैं, आप उसके बॉडी को टच करते हैं, तो उस वजह से भी आपके पास ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर आप कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह को हाथ लगाते हैं जो उस मरीज ने यूज़ किए हैं, या उस मरीज पे जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, अगर आप उसको किसी दूसरे पेशेंट पे या पर्सन पे यूज़ करते हो, तो इसको कहते हैं कंटैक्ट। और ये कंटैक्ट स्प्रेड, इसको कहते हैं कि थ्रू कंटैक्ट ये डिजीज स्प्रेड हो रही। सेकेंड हमारे पास ड्रॉपलेट एक्सपेल्ड है। क्या है? व्हेन स्नीजिंग और कफिंग
लेस देन 2 मीटर फ्रॉम द सोर्स। अगर आप किसी डिजीज पर्सन से 2 मीटर के कम फासले पे खड़े हैं या बैठे हैं और वो स्नीजिंग करता है या कफ करता है, तो जो एयर में ड्रॉपलेट है इसके थ्रू भी वो डिजीज आप तक पहुंच सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है वो इन्फेक्शन। अ पैथोजन मे बी ट्रांसमिटेड बाय सिंगल रूट और इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन सेवरल वे। अब इस तरह भी पॉसिबल है कि एक इन्फेक्शियस एजेंट कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से भी स्प्रेड हो, या डायरेक्ट कांटेक्ट से या इनडायरेक्ट, हर 2-3 तरीकों से वो आप में स्प्रेड हो सके, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक जा सके, ट्रांसमिट हो सके, तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है। एयरबॉर्न स्प्रेड की वजह से भी होता है कि ट्रांसमिशन अकर बाय डिसेमिनेशन ऑफ एयरबॉर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, टीनी पार्टिकल containing microorganism that remain suspended in air for long period। ये हमारे पास एयरबॉर्न की वजह से भी हो सकते हैं कि वो पार्टिकल या ये एयर में हमारे पास सस्पेंडेड फॉर्म में कुछ टाइम तक ये पार्टिकल रह सकते हैं। अब अगर आप किसी पेशेंट के नज़दीक हैं या पेशेंट से एयर आपकी तरफ आ रही है तो वो इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इस तरह की स्प्रेड को कहते हैं एयरबॉर्न स्प्रेड। सही है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन के, और इसी के मुताबिक आपने फिर आइसोलेशन प्रिकॉशन फॉलो करने होंगे। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन में है कि डायरेक्ट कांटेक्ट अकर व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट कैन इन्वॉल्व कांटेक्ट विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। अगर आप किसी पेशेंट के बॉडी फ्लूइड से या उसके सलाइवा वगैरह हो गया या उसका ब्लड हो गया या यूरिन वगैरह जो है उसके साथ अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो ये डिजीज आपको हो सकती है और इसके थ्रू डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। ड्यूरिंग पेशेंट केयर बाय हेल्थ केयर वर्कर और अ विजिटर और फैमिली मेंबर, अगर हेल्थ केयर विजिटर या फैमिली मेंबर पेशेंट की केयर करते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, तो ये है क्या है, उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट होती है। ड्यूरिंग इंटरेक्टिव एक्टिविटी बिटवीन पेशेंट, या पेशेंट के दरमियान जो इंटरेक्टिव एक्टिविटी होती है, पेशेंट एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं या एक दूसरे से उनका कांटेक्ट होता है, तो उस वजह से भी हमारे पास डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हमारे पास क्या है कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू कंटेमिनेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट सब्सटेंस और पर्सन लाइक कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट, फूड, वाटर और सप्लाई, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मरीज की यूज़ की चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी, या किसी दूसरे पेशेंट को यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी वो डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकता है। मे अकर व्हेन इनएडिक्वेट हैंड वॉशिंग इज परफॉर्म बाय केयर प्रोवाइडर। सही है, अगर एक नर्स एक पेशेंट को अटेंड करती है, अपने हैंड वॉश नहीं करती, दूसरे पेशेंट की तरफ जाती है, तो वो इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ लेकर जा सकता है। इक्विपमेंट इज नॉट क्लीन, डिसइंफेक्टेड, स्टेरिलाइज एडिक्वेटली बिटवीन पेशेंट। एक पेशेंट पे यूज की चीजें आप अगर सही से डिसइंफेक्ट या स्टेरिलाइज नहीं करते तो तब भी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। ब्लड बॉर्न पैथोजन आर ट्रांसफर्ड बाय शार्प और नीडल स्टिक इंजरी, ट्रांसफ्यूजन और इंजेक्शन। इंजेक्शन से या नीडल स्टिक इंजरी वगैरह, इन चीज़ों से आपके पास ब्लड बॉर्न पैथोजन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। और ये फिर वही रिपीटेशन है कि ड्रॉपलेट स्प्रेड, ड्रॉपलेट की वजह से अगर आप 2 मीटर या इससे कम फासले पे मौजूद हैं और इस तरह कोई पेशेंट जो है ना वो क्या करता है, वो कफ करता है या स्नीजिंग करता है, तो वो ईयर में वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट के थ्रू वो इन्फेक्शन आप में आ सकते हैं। इसलिए जिस पर्सन को जुकाम हो, फ्लू हो, तो हम कहते हैं हम आप मुझसे दूर बैठे। क्यों? क्योंकि वो 2 मीटर से कम फासले पे अगर आप बैठे हैं या 2 मीटर, तो वो डिजीज आपने ट्रांसमिट हो सकती है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ली। सही है। स्प्रेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, तो डायरेक्ट कांटेक्ट हमने पढ़ा कि अगर आप डायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, अगर ड्रॉपलेट रीच म्यूकस मेम्ब्रेन और एयर इनहेल, अगर आप पेशेंट के नज़दीक खड़े हैं, वो कफ वगैरह करता है, ड्रॉपलेट डायरेक्ट आपके बॉडी में आ सकते हैं। जो इनडायरेक्ट हैं, तो अगर उसने कोई इक्विपमेंट वगैरह यूज़ किए हैं, अब वो खांसता है, मिसाल के तौर पे एक टीबी पेशेंट है, वो एक पेन यूज़ करता है,
लिखने के लिए, तो उस दौरान खांसी उसको आती है, खांसी वगैरह भी करता है, कफ भी करता है। अब अगर वही पेन आप यूज़ करें तो हो सकता है कि उसके ऊपर एयरबॉर्न ड्रॉपलेट मौजूद है और उस ड्रॉपलेट की वजह से अगर आप उसको टच करते हैं पेन को, वो ड्रॉपलेट आपके हाथों में चले जाते हैं। अगर आप वो हाथ अपने फेस वगैरह को लगाते हैं तो वो इन्फेक्शन आप में ट्रांसमिट हो सकता है, जिसको इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कहते हैं। और यहाँ पे एमसीक्यूज हैं कि जो इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा इफिशियंट है डायरेक्ट ट्रांसमिशन से। उसका रीज़न ये कि इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में एक इंस्ट्रूमेंट पे या मरीज के यूज़ की जो चीज़ है उस पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीगेशन होती है ड्रॉपलेट की, जो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। एग्रीगेशन मतलब ड्रॉपलेट काफ़ी तादाद में जमा हो सकते हैं उस पर। डायरेक्ट कफ करेगा तो कुछ ड्रॉपलेट आएंगे आपके बॉडी में, लेकिन अगर वो एक बार बार एक चीज़ यूज़ करता है तो उस पर तो ड्रॉपलेट ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो सकते हैं। इन्फेक्शन स्प्रेड दिस वे इंक्लूड द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, रिस्पायरेटरी, हमारे पास जो सिंसाइटल वायरसेस वगैरह, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह है, ये तमाम क्या है इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं ड्रॉपलेट के थ्रू। सही है। जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन जनरली बाई कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग आर बाई प्रोसीजर विच जनरेट सेक्रीशंस। देखो, एंड मे बी इनहेल बाई ससेप्टेबल होस्ट। अगर हमारे पास कोई एयरबॉर्न इन्फेक्शन है तो अगर कोई इस तरह का पर्सन स्नीजिंग करता है, कफ वगैरह करते हैं तो वो एयरबॉर्न के थ्रू आप में आ सकते हैं। या अगर इस तरह के पेशेंट का हम सक्शन वगैरह करते हैं तो सक्शन हम कैसे करते हैं, हम ट्रैक क्लियर करते हैं या माउथ क्लियर करते हैं तो वो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट उसी के हिसाब से मतलब तरीके से आप में आ सकते हैं और आप में ये डिजीज काज कर सकते हैं। एयरबॉर्न रिस्पायरेटरी प्रिकॉशन आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ टीबी। देखो, एयरबॉर्न रिस्पायरेटरी प्रिकॉशन हम कब लेते हैं, जब टीबी का मरीज, टीबी, मीजल्स, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम जो हमारे पास है, तो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है तो हमने इससे क्या करना है, एयरबॉर्न रिस्पायरेटरी प्रिकॉशन हमने लेने होंगे। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि मीजल एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, टीबी एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। इस स्लाइड से एक एमसीक्यूज आ सकता है। सही है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन वो प्रिकॉशन होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो हर टाइप ऑफ इन्फेक्शन के लिए आपने फॉलो करना होगा। तो एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म प्रिकॉशन फॉर ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डायग्नोसिस इसका स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। कोई भी पेशेंट है उसके डायग्नोसिस जो भी हो, ये प्रिकॉशन आपने लेने हैं, इसको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कहते हैं। गाइडलाइन फॉर प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर आप किसी पेशेंट को ब्लड को टच करते हैं, आप उसको कोई सर्जरी करते हैं, वूंड क्लियर करते हैं, सक्शन वगैरह जो भी करते हैं, आपने ये प्रिकॉशन लेने होंगे। Based on the concept of dead body fluid from any patient can be infectious, उस पेशेंट का जो भी बॉडी फ्लूइड इन्फेक्शियस हो सकता है, ब्लड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, स्टूल हो सकते हैं, यूरिन हो सकते हैं, ये इन्फेक्शियस हो सकता है और आपने डिजीज काज कर सकता है। हर पेशेंट के लिए आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेने होंगे। नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने यूज़ करने होंगे, जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या आता है। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। हैंड हाइजीन, हैंड वॉश हो गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स, गाउन्स, मास्क वगैरह हो गया, सेल्फ हेल्डिंग ऑफ द पोटेंशियली कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं, सीजर वगैरह, आपने उसको सही तरीके से क्या करना है, यूज़ करके उसको फिर CSSD भिजवाना है ताकि ये स्टेरिलाइज होके आ जाए। रिस्पायरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट वगैरह, कफ वगैरह अगर पेशेंट करता है, आपने खुद को बचाना है, मास्क यूज़ करना है, फेस शील्ड यूज़ करना है। इंजेक्शन प्रैक्टिस सेफ आपने यूज़ करने है ताकि आपको प्रिक ना हो नीडल से या वो पेशेंट के ब्लड आपके बॉडी से ना लगे। मास्क आपने रेगुलर यूज करना है। तो ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जो आपने फॉलो करने होंगे। इस पिक्चर में भी वही चीजें आपको दिखाई हुई हैं जो अभी हमने एक्सप्लेन की। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ग्लव्स हम कब पहनेंगे, जब हम कांटेक्ट करते हैं पेशेंट के फ्लूइड के साथ, वोमिट, स्टूल, यूरिन, म्यूकस या ब्लड के साथ कांटेक्ट रहता है, ग्लव्स हमारे होने चाहिए। गाउन हम कब यूज़ करें, जब पेशेंट के बॉडी के साथ कांटेक्ट या उसके फ्लूइड या ब्लड के साथ हमारा कांटेक्ट हो। गॉगल्स जो हमारे पास ग्लासेस टाइप होते हैं,
फेस मास्क या फेस शीट हम कब यूज़ करेंगे? पेशेंट कोई कफ करता है, स्नीजिंग वगैरह, उसकी सक्शन हम कर रहे हैं, सही है, या कोई वूंड वगैरह साफ कर रहे हैं, तो उससे क्या है, उससे वो ब्लड के कतरे वगैरह हमारे फेस पे आ सकते हैं, तब हमने ये चीज़ें यूज़ करनी है उस कंडीशन में। फिर और लास्ट स्लाइड हमारे पास है कि देखो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन तो हमने फॉलो करने हैं, लेकिन कुछ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन भी हमने फॉलो करने हैं। these precaution may be needed to in addition to standard precaution for selected patient who are known or सस्पेक्टेड टू सर्टन इन्फेक्शन। मिसाल के तौर पे ड्रॉपलेट के लिए हमारे पास अलग से प्रिकॉशन होंगे, एयरबॉर्न इन्फेक्शन का अलग से प्रिकॉशन होगा, अगर कांटेक्ट के थ्रू हमारे आते हैं तो अलग से प्रिकॉशन होंगे। क्या मतलब? अगर एक पेशेंट के इन्फेक्शन कांटेक्ट प्रिकॉशन मांगता है तो उस पेशेंट को दूर से हम असिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए 2 मीटर दूर खड़े होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक पेशेंट सिर्फ कांटेक्ट प्रिकॉशन के साथ है, बस हमने उसको टच नहीं करना, तो ये क्या है? ये हमारे पास ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है कि एक डिजीज जिस तरह ट्रांसमिट होती है आप उसी के मुताबिक प्रिकॉशन लेते हो। तो ये कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन यूनिट का फर्स्ट पार्ट था जिसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया। आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जिस कॉलेज से हैं और जिस इलाके से हैं, प्लीज़ आप अपना नाम, कॉलेज नेम और इलाके का नेम या जो प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है वो कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू।